क्लास। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपका नेक्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर। आई होप सो आपको इशू ऑफ शेयर्स काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स, दैट मीन्स ऋण पत्रों का निर्गमन। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सब सेक्शन इज 230। इसमें आपके जो डिबेंचर्स हैं, ऋण पत्र है, उसकी डेफिनेशन किस प्रकार से दे रखी है कि ऋण पत्र में ऋण पत्र स्कंद, दैट मीन्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड और कंपनी का कोई भी अन्य प्रलेख शामिल है। इसका क्या मतलब है कि डिबेंचर्स में हम किन किन को इंक्लूड करते हैं। डिबेंचर्स में डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड या कंपनी का कोई भी अन्य प्रलेख जो ऋण का प्रमाण प्रमाणित, जिससे जो ऋण का प्रमाण प्रमाणित होता है। मतलब कि उससे ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि आपने किसी लोन ले रखा है, ठीक है। ऋण का प्रमाण प्रमाणित होता है, चाहे उससे कंपनी की संपत्तियों पर भार यानी कि चार्जेस उत्पन्न होता है या नहीं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोन लिया है उस पर कोई चार्ज भी हो। किसी भी तरह का लोन, एनी काइंड ऑफ लोन, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड, ठीक है, या फिर कोई अन्य प्रलेख या फिर अन्य कोई डॉक्यूमेंट आपके डिबेंचर्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फिर कुछ टर्म्स दे रखी है साइलेंट लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिबेंचर्स। कौन कौन से हैं वो देखिए। कंपनी अधिनियम की 2013 की धारा 71 के अकॉर्डिंग कि इस अंतर नियम में बनाए गए कंपनी नियम संख्या 18 में ऋण पत्रों से संबंधित कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। देखिए, जब भी आप सेक्शंस याद करो तो एग्जैक्ट याद करना, अदरवाइज मत लिखना उस चीज़ को कि इतना तो आपको याद करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। चाहे अगर ये भूल रहे हो आप तो इसको मत लिखना, पर गलत मत लिखना। अगर आप गलत लिख देते हो, इसकी जगह 71 की जगह अगर सपोज आप 72 लिख देते हो तो दैट मीन्स आपने पूरा सेक्शन ही चेंज कर दिया और आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो गलत करने से बेटर है कि आप उसको ना लिखें, और लिखें तो सही लिखें। इसमें क्या कह रखा है, कुछ जो प्रोविजंस है उसको समराइज कर दिया है। पहले तो है एक कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, परिवर्तनशील डिबेंचर्स। अब जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं वो किस तरह से हैं आपके, कि कंपनी ऐसे पूर्णतः अथवा अंशतः, कंपनी अपने पार्शली या फुली आपके जो परिवर्तनशील कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है निर्गमित कर सकती है, ठीक है, जिनमें उनके शोधन के समय अंशों में परिवर्तन करने का विकल्प हो। जिसमें उनके शोधन के समय जब उनको रिडीम किया जा रहा है और उन्हें डिबेंचर्स को वो कन्वर्ट कर सकती है अपने शेयर्स में, उनको कन्वर्ट कर सकती है। कन्वर्टेबल मतलब ऐसे डिबेंचर्स जिनमें डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करने का अल्टरनेट दिया हो, बशर्ते पूर्णतः एवं अंशतः परिवर्तनशील ऋण पत्रों के निर्गमन का विशेष प्रस्ताव कंपनी के साधारण सभा में स्वीकार भी कर लिया गया हो, ठीक है। ऐसे डिबेंचर्स को वो कन्वर्ट कर सकती है शेयर्स में, जिसके लिए एक तो फर्स्ट कंडीशन है कि वो फुली या पार्शली कन्वर्टेबल हो और कंपनी की एक विशेष प्रस्ताव पास करके कंपनी के साधारण सभा में उसे स्वीकार कर लिया गया हो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 71(1), ठीक है। अब 71 है आपका सेक्शन आपके साइलेंट लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिबेंचर, क्लियर। सेकेंड है इसमें सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अगर निर्धारित की गई शर्तें एवं परिस्थितियों की पालना करते हुए कंपनी सुरक्षित ऋण पत्र भी निर्गमित कर सकती है। कंपनी चाहे तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। इट्स अप टू द कंपनी की वो किस तरह के डिबेंचर्स इशू करना चाहती है, ठीक है। वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द कंपनी पॉलिसीज। अब इसके अंदर वो कहता है कि कौन कौन सी कंडीशन दे रखी हैं।
कि जो आपके सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं उनके रिडेम्पशन की डेट और इनके अलॉटमेंट की डेट से 10 वर्ष या इसके कम अवधि की होनी चाहिए। अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, 10 वर्ष या इससे कम अवधि की होनी चाहिए। कौन से आपके जो सिक्योर डिबेंचर्स है उनके रिडेम्पशन की तिथि, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स यू कैन रिडीम सुरक्षित ऋण पत्रों के शोधन की तिथि इसके बंटन की तिथि से 10 वर्ष अथवा इससे कम होनी चाहिए। मतलब आपको जो डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं वो विद इन 10 ईयर्स यू हैव टू रिडीम, ठीक है, आपको रिडीम करने पड़ेंगे। बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इसमें एक एक्सेप्शन है इसका कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनके लिए सिक्योर डिबेंचर्स के लिए रिडेम्पशन की अधिकतम अवधि 10 वर्ष की बजाय 30 वर्ष की हो सकती है। इससे एक तो चीज़ क्लियर हुई आपको कि यू हैव टू रिडीम योर डिबेंचर्स, योर कंपनी डिबेंचर्स विद इन 10 ईयर्स इफ़ योर बिजनेस इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, ठीक है, कि आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जिस कंपनी के बिजनेसेस के, उनको रिडीम करना है डिबेंचर्स 10 वर्ष की बजाय 30 वर्ष में, यानी कि उनको एक 20 ईयर्स का एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है रिडेम्पशन के लिए। कारण क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो रहते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए होते हैं, तो 10 ईयर के लिए उनको इशू नहीं किया जा सकता और उनका जो रिडेम्पशन का टाइम उनको दिया जाता है वो 30 ईयर्स का दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सिक्योर डिबेंचर्स हैं उनकी मूल पुनर्भुगतान राशि, यानी कि जो प्रिंसिपल रीपेमेंट अमाउंट है और उस पर इंटरेस्ट के पेमेंट की पर्याप्त सुरक्षा के लिए आवश्यक राशि के बराबर अथवा इससे अधिक मूल्य की राशि की कंपनियों की संपत्तियों पर भार उत्पन्न होगा। अब क्या होगा इसमें कि जो आपके सिक्योर डिबेंचर्स हैं उनके रीपेमेंट के लिए पुनर्भुगतान राशि, मूल पुनर्भुगतान यानी कि जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है और उसका जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करने के लिए उसकी इक्विवेलेंट बराबर राशि के या उससे अधिक मूल्य की राशि की कंपनी की संपत्तियों पर चार्जेस उत्पन्न करना होगा ताकि वे सिक्योर रह सकें, क्योंकि सिक्योर है तो कहीं ना कहीं से तो उसको सिक्योर करा जाएगा, तो कंपनी की एसेट्स पर चार्जेस रेस कर दिया जाता है। अब इन डिबेंचर्स के इशू के लिए प्रोस्पेक्टस या जो आपका इन्विटेशन लेटर है जारी करने से पहले कंपनी एक प्रन्यासी प्रमोटर की नियुक्ति करती है और डिबेंचर्स के बांटने की अलॉटमेंट की डेट के 60 डेज यानी कि विद इन 2 मंथ्स के भीतर एक प्रन्यास समझौता यानी कि ट्रस्ट डीड तैयार कर रजिस्ट्रेशन करवा लेती है। निम्न व्यक्तियों के अलावा, ठीक है, इन लोगों को छोड़कर ऋण पत्रधारियों के लिए प्रन्यासी होना चाहिए, ट्रस्टी होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन हो इनको छोड़कर, मतलब इनको इंक्लूड नहीं करना आपको प्रन्यासी के लिए, ट्रस्टी के लिए, कि वह व्यक्ति जिसके पास कंपनी के अंशों में किसी प्रकार का हित हो, यानी कि वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। कंपनी और उसकी सूत्रधारी, सहायक और सहयोगी का प्रवर्तक, संचालक, प्रमुख प्रबंध का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। की मैनेजरियल पर्सनल कंपनी नहीं होनी चाहिए, उसकी सब्सिडियरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, उसकी होल्डिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए, सहयोगी का प्रवर्तक प्रमोटर भी नहीं होना चाहिए, ना उसका डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। ऋण पत्रधारियों के प्रन्यासी की हैसियत से प्राप्त उसका जो रेम्युनरेशन है के अतिरिक्त किसी प्रकार से की जाने वाली राशि के भुगतान में हित रखने वाला व्यक्ति। निम्न व्यक्तियों के अलावा, निम्न जो दे रखे इन व्यक्तियों के अलावा डिबेंचर्स के लिए एक ट्रस्टी होना चाहिए। क्लियर है। फिर नेक्स्ट कि ऋण पत्रों की मूल राशि एवं ऋण पत्रों पर ब्याज की भुगतान की गारंटी देने वाले व्यक्ति को भी ट्रस्टी नहीं बना सकते। कंपनी के साथ किसी प्रकार का मौद्रिक संबंध रखने वाला ऐसा व्यक्ति जिसकी गत 2 वर्षीय वित्तीय वर्षीय जो उसके लास्ट 2 साल रहे हैं या करंट फाइनेंशियल ईयर में मॉनेटरी संबंध में मौद्रिक संबंध सकल बिक्री के 2% या सकल आय के 2% अथवा 50,000 या उससे अधिक का मौद्रिक संबंध रहा हो। मतलब वो रिलेट नहीं करना चाहिए फाइनेंशियली
जो प्रन्यासी बन रहा है, जो ट्रस्टी बन रहा है डिबेंचर्स का। और लास्ट है कंपनी की प्रवर्तक अथवा कंपनी के संचालक पद पर नियुक्त व्यक्ति, वो भी नहीं बन सकता, कंपनी का प्रमोटर नहीं बन सकता, कंपनी का डायरेक्टर है, संचालक मैनेजमेंट है, उस पर जो अपॉइंट है व्यक्ति वो भी नहीं बन सकता, कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति का कर्मचारी वो भी नहीं बन सकता। और कंपनी की संपत्तियों पर भार अथवा बंधक सुरक्षा हेतु ऋण पत्रधारियों के प्रन्यासी के हित में कार्य किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड है विदाउट वोटिंग राइट, कोई भी कंपनी मताधिकार वाले ऋण पत्र निर्गमित नहीं कर सकती है। सेक्शन 71(2) कि ऐसा कोई डिबेंचर्स इशू नहीं करेगी जिसमें किसी प्रकार का वोटिंग राइट हो। ठीक है, किसी भी तरह के मत अधिकार वाले ऋण पत्र निर्गमित नहीं करेगी। फोर्थ है ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण, क्रिएशन ऑफ डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व। तो कंपनी अधिनियम, ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर बार बार जब भी कुछ तरह का टर्म आती है तो कंपनी अधिनियम 2013 ज़रूर लिखा जा रहा है। ठीक है, तो आपको भी लिखना है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कि ये इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी हर साल डिविडेंड के लिए अपने पास जितने भी अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं उसमें से उन लाभों में से लेकर कंपनी ऋण पत्र रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करे। कि देखिए वो कंपनी क्या डिविडेंड तो देती है, लाभांश के लिए उपलब्ध जितने लाभ हैं उसमें से उन लाभों में से ही कंपनी को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में अमाउंट को क्रेडिट करना है। और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो आपने क्रेडिट किया है उस राशि का उपयोग केवल ऋण पत्रों के शोधन के लिए ही किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको रिडीम करने के लिए एज अ रिजर्व बनाया है कि व्हेन यू रिडीम योर डिबेंचर्स यू शुड हैव अप्रोप्रिएट अमाउंट टू रिडीम दैम। आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप उसको ईजिली विदाउट एनी बर्डन उसको रिडीम कर सको, उनका शोधन कर सको। किसी अन्य कारण के लिए इस खाते में क्रेडिट की गई राशि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपको रिडीम करना है, आपको पता है कि 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस कि आपको डिबेंचर्स को रिडीम करना पड़ेगा। तो बेटर है आपके पास एकदम से ही बर्डन पड़ेगा तो आप शुरू से ही जब आपने लोन ले लिया है तभी से आप उसके लिए एक रिजर्व बनाते जाओ ताकि जब उसका रिडेम्पशन का टाइम आए तो आप उसको ईजिली रिडीम कर सको। ठीक है, एक इसमें नोट दे रखा है कंपनी नियम संख्या 18। तो कंपनी नियम 18 में निर्देश है कि जब अभी यहाँ पर लिख दिया कंपनी नियम, तो कंपनी नियम रिफ्लेक्ट कर रहा अपने आप को कि कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी नियम 2013 ही है। 18 में निर्देश दे रखा है कि जब तक ऋण पत्र शोधन संचय खाते में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में संबंधित ऋण पत्र निर्गम की राशि को कम से कम 50% के बराबर क्रेडिट हो जाने के पश्चात ही ऐसे ऋण पत्र निर्गम में से शोधन करना प्रारंभ हो सकेगा। ठीक है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि सपोज आपने लोन 1 लाख का ले लिया है, ठीक है, अगर आपके पास 50,000 रुपये रिजर्व में आ गए हैं हर साल सेव करने के बाद में, तो जैसे ही 50,000 आपका बैलेंस हो जाता है रिडेम्पशन आपका डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट का, तो आप उसमें से फिर रिडीम कर सकते हो। ठीक है, और प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में, प्रत्येक एवरी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो आप डिविडेंड हेतु जो आपके पास लाभ हैं उसको उन लाभों में से ट्रांसफ़र करनी आपको राशि, ये आपको पहले बता दिया है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में क्रेडिट करनी है। और ठीक बाद वाले 30 अप्रैल या आगामी जो 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष हैं उनके दौरान शोधन किए जाने वाले ऋण पत्रों की राशि की कम से कम 15% के बराबर शेड्यूल बैंक में जमा करवानी भी होगी। देखिए 15% तो आपने सेव कर लिया, रिजर्व रख लिया है, अब उसके बाद आपने क्रेडिट भी कर लिया रिजर्व अकाउंट में, और उसके नेक्स्ट प्रीडिसीडिंग ईयर, उसके बाद वाले ठीक बाद वाले साल में या 30 अप्रैल या 31 मार्च जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है संस्था का, उस दौरान समाप्त होने वाले लेखा वर्ष में आपको जो रिडेम्पशन किए जाने वाले डिबेंचर्स की राशि के कम से कम 15%, यानी कि 1 लाख का 15,000 हो गया आपका, ठीक है, 15,000 के बराबर
राशि आपको शेड्यूल बैंक में जमा भी करवानी होगी या आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी सिक्योरिटी में अथवा प्रन्यास अधिनियम के अनुसार विनियोजन है अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आपकी जो एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज़ हैं, स्वीकृत प्रतिभूतियाँ आदि शेड्यूल कंपनियों के बॉन्ड में विनियोग करना आवश्यक है। ठीक है, आपको उस जो आपके डिविडेंड के लिए जो बचा प्रॉफिट है उसमें से आपको 15% आपके जो टोटल डिबेंचर्स हैं उसके 15% के बराबर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ऐसा विनियोजन, ऐसा इन्वेस्टमेंट 30 अप्रैल तक करना ज़रूरी है। और इस प्रकार से जो इन्वेस्टेड की गई राशि का उपयोग संबंधित ऋण पत्रों के शोधन के अलावा किसी भी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको प्रॉफिट होने लग गया तो आप अपने काम में ले लोगे, आपको सिर्फ वो पैसा इन्वेस्ट आपने डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए ही यूज़ किया है। इसलिए अंशतः परिवर्तनशील ऋण पत्रों की स्थिति में उनके नॉन कन्वर्टेबल की राशि के लिए ही ऋण पत्र शोधन संचय में राशि क्रेडिट करना पर्याप्त समझा जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, आपके जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं की स्थिति में उनके नॉन कन्वर्टेबल की राशि के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करना ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, पर्याप्त समझा जाएगा। क्लियर हुआ डिबेंचर्स का मतलब